अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त जो मुख्तलिफ इलाके हैं मुल्क के, ख़ास तौर पर पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी भी ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि भारत की जानिब से मज़ीद पानी जो है वो छोड़े जाने का इम्कान है और उससे दरियाओं में पानी की जो सतह है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। और इसी तरह सिंध हुकूमत की जानिब से भी सिंध के अंदर मुमकिना सैलाब के बायस जो इक़दाम हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। और आज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा भी किया है। हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है, लोगों को सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहाँ पर मुतासरीन जो हैं वो शिकायतें और अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनको अभी तक कोई सहूलत जो है वो मुयसर नहीं, कई मुश्किलात उनको अभी भी दरपेश हैं। हम जंग के अंदर जो सूरत हाल है वो हम जानेंगे। जो हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद अकमल वो वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो कुछ मुतासरीन हैं उनसे गुफ्तगू की है वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन हम अकमल साहब से बात करेंगे और वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से हम तफसील जानेंगे। अकमल, ये बताइएगा कि जो जंग के अंदर मुतासरीन हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? जी, दरियाए चनाब में आने वाले सैलाब से जंग में इस वक्त 261 देहात मुतासिर हो चुके हैं। 3 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब मुतासिर हैं उनके लिए 24 फ्लड रिलीफ के कैंप भी बनाए गए हैं। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। यहाँ पर रेस्क्यू जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल नाकिस है। 1-2 कश्ती चल रही हैं और अभी कहते हैं कि हम 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बोट आ रही है, आपको लेकर जाएंगे, आपके आदमी लेकर वापस आएंगे। लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर हमारी बोट यहाँ पर पहुँची नहीं है। उनको रेस्क्यू करने के लिए नाकिस इंतज़ाम है जो ज़िले इंतज़ामियों ने इंतज़ाम किया। और मवेशियों के लिए जो चारे की बात की जाए तो यहाँ पर चारे का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है। जो सारे जानवर है वो दरिया वो बन के इस तरफ है, लेकिन जो है ना चारे का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है मवेशियों के लिए। हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। फसलों का भाई मुंजी लगी हुई है, मुंजी बेकार होगी, फारग होगी, हूँ उस ढोर नहीं पा सकते जी। जी हाँ जी, डोर ही बिल्कुल फारग हैं। डोर इधर आए हो जी, उन्होंने ऐसा किधर गति है जी। तो कोई मतलब कि साढ़े को पट्ठा वगैरह देने वाले कोई नहीं जी। बैठे हैं जी, असी इंतजाम कर रहे हैं कि को लाभ जावे। शहर दे एरिए ना घास लगो है ना पट्ठा लगो है, कुछ भी नहीं है जी। बैठे हैं जी, वेख रहे हैं जी कोई पट्ठा वगैरह मिल जाए। बाकी रेस्क्यू वाले मतलब कि 1-2 कश्तियां हैं जी उन्होंने को कर रहे हैं जी इस्तेमाल। लेकिन आवाम काफी हाले फंसी हुई है। सानू कोई चीज नहीं मिलती पई। दमना सुबह तो ट्रक आया, सानू कोई चीज ही नहीं मिली। खाल चौकर आया, कोई शाही नहीं मिली जी। पता नहीं किधे लाए गए ये किधे नहीं लाए गए जी। असा बंद बैठा, साढ़े माल इं खलोता, साढ़े बच्चे भी इं बैठे। अगे दरिया लुड़े, बाकी उधर इतने पैसा मांग रहे हैं जी। असा किधु लाया भी जी। बच्चे पानी चुका के आ गए हैं, साई मंजी ते पिया है। एक बच्ची दुए अपने बच्चे वखरे वान दे ते मंजी ते साई नूं चांदा पानी जो हुकूमत कोई साडे नाल मदद कर सकदी है तो कर लियो। जी, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पे सैलाब मुतासरीन जो हैं वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं और उन्हें बहुत सारे खसूस तौर पे हमने देखा कि कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की कि उन्हें खाने पीने के हवाले से मसाइल का सामना है और कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की कि उन्हें मवेशियों के चारे के हवाले से भी मसाइल का सामना है। अभी जो हमारे पास नई इतलात आ रही हैं कि एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला फिर मराला की तरफ से हैड तरीमों की जानिब बढ़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इन हालात में बेहतरी आएगी और इंतजामात के साथ साथ इंतजामात को बेहतर अंदाज में चलाया जाएगा ताकि जंग के सैलाब मुतासरीन हैं वो उनके मुश्किलात से बचाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। लेकिन जैसे जंग के अंदर मुतासरीन हैं उनकी शिकायतें आपने सुनी कि उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने ये भी अपील की है कि हुकूमत उनको जो सहूलियात हैं वो फराहम करे। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया फ़ैसले हैं और जो कालाबाग डैम के हवाले से, और इसी के साथ साथ जो कौमी असम्बली इजलास से बाइकआउट का फ़ैसला किया गया है और अपनी एक असम्बली पार्लियामेंट के बाहर लगाने का फ़ैसला किया गया है, फिर मुज़ाकरात का एक मामला है। ये मामलात किस तरफ जाएंगे, आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल थी वो तमाम तफसीलात हमने आपके सामने रखी, जो मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त सूरत हाल है और जो लोगों ने शिकायतें की हैं सहूलियात ना मिलने के हवाले से, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हमने रखी। लेकिन अब जो गंडापुर साहब के बयानात हैं, इसी सैलाब को अगर हम सामने रखें तो कालाबाग डैम की बात हो रही है। हाल ही में हमने नए जो सूबे हैं उस हवाले से भी कुछ बयानात देखे। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये जो सैलाब की सूरत हाल इस वक्त है पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आपने देखा अब सिंध के तरफ कहा जा रहा है कि पानी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस सूरत हाल के दौरान पहले तो कहा गया कि सियासत नहीं होगी, लेकिन अब कुछ बयानात ज़रूर आ रहे हैं दोनों मुख्तलिफ जमातों की तरफ से। लेकिन इसमें दो अहम बातें हो रही हैं। एक बात हो रही है कि नए सूबे बनाए जाएं और दूसरा गंडापुर साहब समझते हैं कि मुल्क में कालाबाग डैम बनना चाहिए। देखिए, दोनों मामलात का इस सैलाब से ताल्लुक़ नहीं है। सैलाब जो आया है ये उन 3 दरिया में आया है जो हिंदुस्तान से आते हैं जी, जो इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा है। उनके अंदर हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है उस सैलाब को रोकने का। इंडिया से जो पानी आएगा वो पाकिस्तान में से गुजरेगा। हाँ। इसमें हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए हो सकता है कि आपको इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करने की ज़रूरत हो, क्योंकि उसमें ये मौजूद था कि इन दरियाओं पे कोई डैम नहीं बनेगा और कोई डैम नहीं बना। सही। जब तक डैम नहीं होगा आप पानी रोक नहीं सकते, और वो डैम अगर बनेंगे तो हिंदुस्तान में बनेंगे। तो एक तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर डैम बनेगा तो हिंदुस्तान में बनेगा? जी, पाकिस्तान में नहीं बनता, जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब यहाँ पानी आता है तो वो ऑलरेडी प्लेन्स के अंदर दाखिल हो चुका होता है। अब उसके बाद जो हमने जो गलतियाँ की हैं वो ये हैं कि हमने अपने दरियाओं को प्रोटेक्ट नहीं किया। उन पर इंक्रोचमेंट हो गई है, कोई फसल लगा रहा है, किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी ने कॉलोनीज बना दी हैं, और हुकूमत ने भी इसको डिस्करेज नहीं किया। वरना जो रिवर का इकोसिस्टम होता है बड़ा सेंसिटिव होता है। और आप खास रावी को अगर आप देख लें तो एक बुढ़ा रावी होता था, जो पुराने ज़माने में बुढ़ा रावी उसे कहते हैं, वो शाही मस्जिद के साथ से गुजरता था, किले के साथ से गुजरता था, और अब उससे तकरीबन 3-4 किलोमीटर शिफ्ट कर गया जो अब दरिया है। तो दरिया की अपनी मूवमेंट होती है, तो आप ये कॉलोनीज वगैरह उसके किनारों में नहीं बना सकते, और अब तो हम उसके बीच में बनाना चाहते हैं जी। तो ये हमें ज़रा अपने सोच को बदलना होगा। इसी तरह हमने कैसे मदद करनी है लोगों की, क्या करना है, इस पे हमने कुछ तजर्बा हमें बहुत है, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। ये काम अब सूबाई हुकूमतों का है। NDMA का एक बड़ा लिमिटेड सा रोल है इसके अंदर। तो अब रिलीफ जो देनी है सूबाई हुकूमतों का काम है, पैसे भी उनके पास हैं, उनको ये रिलीफ देनी चाहिए। उसमें बदकिस्मती करप्शन इस हद तक बढ़ गई है कि अब रिलीफ के पैसे भी खाए जाते हैं, बंद के पैसे भी खाए जाते हैं, दरिया में जो फिलिंग वगैरह होती है उसके पैसे भी खाए जाते हैं। तो जब तक ये सिलसिला चलेगा तो बड़ा मुश्किल होगा इस मामले को कंट्रोल करना। तब देखें लाखों लोग मुतासिर हो गए, अब उनको आपने उनको अब कैश रिलीफ ही देना है। पानी उतरेगा, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन घर को दुरुस्त करना है, जो फसल की डैमेज हुआ है उस पर अब आप हुकूमत मदद करें, यही हुकूमत का काम होता है। लेकिन सर, सूबे बनने चाहिए, आप समझते हैं? जी, अब सूबे में आ जाएं, सूबे बिल्कुल बन रहे, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ, लेकिन उसमें जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। ख़ास तौर पर सिंध में तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, जनूबी केपी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बलूचिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरी नज़र में एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे जो हैं उनकी बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को भी और एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम को भी, क्योंकि हमारे सूबे इतने बड़े हो गए हैं, उनका निज़ाम इतना करप्ट हो गया कि अब वो अवाम को कुछ नहीं दे सकते। तो जब छोटे सूबे होंगे, जिसके बल्दियात की बात करते हैं, अक्सर लोग आपको बल्दियात का हवाला देते हैं, जी बल्दियात सब करेगा, बल्दियात कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि बल्दियात के निज़ाम का आज बराह रास्त इख्तलाफ है जो MNAs और MPs होते हैं, तो बल्दियात पे MNAs MPs कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वो निज़ाम वहीं पे तबाह। आप समझते हैं कि सिंध में भी बनना चाहिए, लेकिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों? जी, सूबे सारे पाकिस्तान में बनेंगे, वरना एक सूबे को तोड़ के आप बना नहीं सकते, क्योंकि मकसद फिर हल नहीं होता ना। आज सूबे पंजाब जो है 13-14 करोड़ का सूबा बन गया है, सिंध 6-7 करोड़ का सूबा है। तो ये सूबे इतने बड़े हो गए कि अब इनके मसाइल वो हल करने के काबिल नहीं है, और ये उनका मुकम्मल निज़ाम फेल हो गया है। सूबे के 4-5 काम होते हैं, तालीम है, सेहत है, पुलिस का निज़ाम है,
गवर्नेंस का निज़ाम है, डेवलपमेंट है। इन तीनों में नाकामी है इन तमाम सूबों के अंदर। लेकिन अभय साहब, अब जो हुकूमत दावे कर रही है, हमने देखा कि कुछ बयानात भी आए कि जो साबका हुकूमत छोड़ के गई वो तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, अब हमने मईशत संभाल ली है। आप देख रहे हैं कि वाकई चले बेहतरी नहीं आई, लेकिन कम से कम मईशत संभाल ली है मौजूदा हुकूमत ने। तो तरक्की, मीशत संभालना, मीशत पाकिस्तान की संभली ही रही है। पाकिस्तान की मीशत हमेशा ज़वाल पजीर ही रही है, उसने तरक्की नहीं की। आपने आबादी की शरह के मुताबिक भी तरक्की नहीं की। जब भी हम कुछ तरक्की करते हैं वो इवेंट ड्रिवन होता है। कभी कोई जंग आ जाती है बलूचिस्तान में, वो पैसे यहाँ पर आ जाते हैं। कभी सीपैक आ गया, वो भी हमने ज़ाया कर दिया। अब मिनरल्स का बात, जी, तो अब मिनरल्स की बात चल रही है। तो मौजूदाती हल नहीं होते। आपको अपनी पॉलिसीज़ ऐसी रखनी है जिससे एक्सपोर्ट में इजाफा हो, कारोबार के मौके हों, आपको डॉलर के मसले ख़त्म हो, फिर जाकर आप तरक्की करेंगे। ठीक। तो इसमें मईशत के अंदर कोई ठहराव नहीं है, कोई इस्तेकाम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है जो मुल्क को ग्रोथ दे सके। इसलिए इन खाम ख्याली में मत रहें, उल्टी सीधी बातें करने से अवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं। तवज्जो दें, आपकी कौन सी पॉलिसी है जो मुल्क को इस्तेकाम देगी, उसका बताएं। ये हम पॉलिसी कर रहे हैं, इससे ग्रोथ आएगी एक्सपोर्ट में। आपने तो आज कारोबार को मुल्क में तबाह कर दिया है। आज पाकिस्तानी अपने पैसे लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ अब कारोबार नहीं हो सकता। जिस तरह के आपने इख्तियारात टैक्स वालों को दे दिए हैं, जो पुलिस को मिल गए हैं, जिसके सब कानून आपने बना दिए हैं, यहाँ पर कोई अब कारोबार करने के काबिल नहीं है। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान से कंपनियां बाहर जाकर रजिस्टर्ड हो रही हैं। लोग पैसा लेकर जा रहे हैं। अब दुबई में देख लें, दुबई में इस साल शायद, अभी साल ख़त्म होगा, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट जो है दुबई में तीसरे चौथे नंबर पे होगी। जी, पाकिस्तान से तीसरे या चौथे नंबर पर पूरी दुनिया के ममालिक दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सर, ये जो बजट था इसमें तो हुकूमत ने ये कहा भी था कि हमने टैक्सेस भी कम किए हैं, जो कारोबारी तबका है उनको हमने सहूलतें भी दी हैं। कारोबारी तबके से पूछ लें, आपकी बात से बात नहीं बनती है। आपने जो इख्तियारात दे दिए हैं टैक्स वालों को, जो आपने निज़ाम बनाया है, पाकिस्तान अब कारोबार करने के काबिल नहीं है। और ख़ास तौर पर जिस मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो। मैं आज कारखाना लगाता हूँ, मुझे एक टैक्स का निज़ाम है, एक मेरे ऊपर लेवीज़ हैं, एक मेरे इनपुट्स की कीमतें हैं। कल आप उनको जब बदल देंगे तो मैं कैसे कारोबार करूँगा? यहाँ तो एक दिन का पता नहीं होता, कल नया टैक्स लगा देंगे। इसलिए आपको इस तरह इस्तेकाम आता है, हुकूमत की बातों से नहीं आता। लेकिन अभय साहब, इस सारे जितनी खामियों का जिक्र हम कर रहे हैं या आप निशानदेही कर रहे हैं सर, इसमें एक रोल होता है अपोजिशन का। आप अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के अंदर या बाहर देख रहे हैं सर? देखिए, हमारे मुल्क में ना हुकूमत काम कर रही है, ना अपोजिशन काम कर रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में जमहूरियत ही नहीं है, पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है। मुल्क के अंदर जो आज लोग इक़्तिदार में हैं, जो वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इलेक्शन चोरी हो जाते हैं। आपके जो पार्लियामान है, मैं ज़्यादा आधे लोग से ज़्यादा पैसे देकर आए जो मौजूद हैं, जो मौजूदा कौमी असेंबली सेनेट के अंदर पैसे देकर आए। मैं ओपनली कहता हूँ। ये कितनी तादाद होगी? आधे से ज़्यादा देख लें। 342 मेंबर कौमी असेंबली के हैं, 100 कुछ जो हैं वो सेनेट के हैं। तो कुछ नॉन चेहरे असेंबली का भी यही हाल है सर। नॉन चेहरे भी हैं सर। नॉन सारे चेहरे ही नॉन है। जो पार्लियामान के मेंबर हो, ये 450 लोग हैं, 450 लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, पाकिस्तान के किस्मत का फैसला करते हैं। सर, आपकी मालूमात के मुताबिक कौन से बड़े नाम हैं जो सर, पैसे मैं देकर नाम को छोड़े, मैं नाम सारे मशकूक हो जाएंगे। मैं आपको पहले जब आधा कह दिया है तो खुद ही गिन लें सर। आधे से फिर बाकियों पर भी सवालात उठेंगे ना? उठते हैं, इसलिए उनको बात करनी चाहिए। हर एक को पता है क्या हुआ है, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। नहीं, एक तो अपोजिशन का ये दावा है ना कि फॉर्म 47 पे आए, लेकिन आप फॉर्म 47 के बाद पैसे भी देने पड़ते थे। फॉर्म 47 सिर्फ काफ़ी नहीं था। वो पैसे कौन लेता है सर? जो होता है उम्मीदवार जो जीतना चाहता है, वो तो पे करता है ना सर? जी, जो फॉर्म 47 बनाते हैं वो मुफ्त फॉर्म 47 नहीं बनाते, पैसे भी देने पड़ते। अच्छा, तो आप इस सिस्टम को फिर देख रहे हैं कि ये इसी तरह बरकरार रहेगा या आपको चैलेंज नजर आ रहा है? ये सिस्टम होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क आज इसीलिए नहीं चल रहा कि आपके जो मुंतखब लोग या मुंतखब हुकूमतें नहीं हैं, उनको अवाम की परवाह नहीं है, उनको ताकत कहीं और से मिलती है। इसलिए ये सारा निज़ाम ही अब नाकाम हो गया। इसको दुरुस्त नहीं करेंगे
تو آگے چلنا مشکل ہوگا۔ ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہے، اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور پھر نون لیگ اور انتخابات کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر۔ ابھی جو پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، انہوں نے ابھی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کیا ہے، پھر وہ پارلیمنٹ کے جو اجلاس ہیں خاص طور پر قومی اسمبلی کے، ان کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی یہ اسٹریٹجی درست ہے؟ میں عام طور پہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اسمبلی کا وقار آپ کو رکھنا چاہیے، اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، لیکن آج جو اسمبلیز ہیں قومی اسمبلی، سینٹ، ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی رول پاکستان کے معاملات میں نہیں ہے۔ تو اپوزیشن جو ہے وہ ان کی مرضی ہے، بیٹھیں یا نہ بیٹھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپوزیشن کو آج آپ نے پارلیمان کا نظام اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ آج اس میں کوئی رول نہ حکومت کا رہ گیا ہے نہ اس کا رہ گیا ہے اپوزیشن کا۔ لیکن سر اپوزیشن پھر اس پارلیمنٹ کا حصہ تو ہے نا جس پر تنقید ہو رہی ہے؟ سر حصہ ہے تو کیا کرے، الیکٹ ہو کے آئے ہیں نا، عوام نے الیکٹ کیا ہے۔ عوام کے مینڈیٹ کی نفی ہوتی ہے، لیکن عوام کے مینڈیٹ کی نفی تو الیکشن کے دن ہو جاتی ہے۔ لیکن عباس صاحب چلیں، حکومت کے اوپر تو ہم تنقید بھی کرتے ہیں، اپوزیشن بھی تنقید کرتی ہے کہ کمپرومائزڈ ہیں، طاقتور حلقے ان کو چلا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی کیا کمزوری ہے سر؟ وہ کیوں اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جیسے آپ؟ اپوزیشن کیا ایکٹیو ہوگی جب آپ نے مینڈیٹ ہی لے لیا ہے؟ جو آج لوگ اقتدار میں ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا، کون سی حکومت ہے؟ بتائیے، اب اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں کہ ہماری پارلیمان ہے جس کو اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئی۔ اچھا، لیکن سر یہ جو ایک حال ہی میں ایک سروے بھی آیا تھا جس کا حکومت ذکر بھی کرتی ہے، کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا موجودہ حکومت ہو، اس کے نیریٹو میں اضافہ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد بھی، اور پی ٹی آئی کا جو ایک نیریٹو تھا یا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا اس میں کمی آئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر عوام سے بات کریں تو حکومت کا نیریٹو کامیاب ہے، مقبولیت میں؟ حکومت کی کوئی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہے۔ میں ایک شخص کو نہیں جانتا جو آج کوئی اور جماعت چھوڑ کر حکومتی جماعتوں میں آنا چاہتا ہو۔ آپ باہر جا کے سروے آپ جس سے کرواتے ہیں، جس مقصد کی کرواتے ہیں وہ ہے۔ سروے کی حالت یہ ہے کہ 82% سروے جو ہوا تھا آج سے 3-4 مہینے پہلے، 82% لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ملک کے الیکشن کے نظام پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس حد تک لوگ مایوس ہو گئے الیکشن کے نظام سے۔ تو سر نظام تو جب الیکشن دوبارہ کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو نظام تو یہی ہوگا، الیکشن ایکٹ تو یہی ہے، پروسیجر تو یہی ہوگا۔ اس میں لکھا تو نہیں ہے کہ الیکشن چوری ہوں گے۔ فارم 45 کو اکٹھا کر کے فارم 47 بنتا ہے، تو یہ جو جمع تفریق ہے ہم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان کے سارے حلقے دیکھ لیں، کیا فارم 45 ایڈ ہو کے 47 بنا ہے؟ سر لیکن یہ جتنی خرابیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، الیکشن ہو، سیلاب کی صورتحال ہو، کرپشن کا آپ نے ذکر کیا، اگر خواجہ آصف صاحب کی تقریر آپ کی نظر سے گزری ہو، وہ حکومت میں بھی ہیں اور خامیوں کا کچھ ذکر بھی کر رہے ہیں، جن کو حنیف عباسی صاحب نے جواب بھی دیا کہ آپ سسٹم کا حصہ بھی ہیں اور آپ تنقید بھی کر رہے ہیں، یا تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے خواجہ صاحب کا نام نہیں لیا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں خواجہ صاحب کی اسپیچ سے؟ جی بالکل اتفاق کرتا ہوں، خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کابینہ کے ممبر ہیں، جی حکومتی پارٹی کے ممبر ہیں، ان کو اصلاح کرنی چاہیے معاملے کی۔ یہ بات کابینہ کے اندر کریں، اپنی جماعت کے اندر کریں۔ جب جو جماعت کے وزیر ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہوں تو وہ کیا لوگ کیا تاثر لیں گے؟ آپ کیا میں پرائم منسٹر تو دونوں کو بلا کے پوچھتا کہ آپ کو کس نے اختیار دیا یہ باتیں کرنے کا؟ خواجہ صاحب نے ایک بات کر دی ہے، جی کسی کو اس پہ بات کرنے کا حق نہیں ہے، جواب دینے کا نہیں، جواب دینے کا۔ آپ نے بات کرنی کابینہ میں لے جائیں کہ خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہے۔ جب وزیر لڑ رہے ہوں گے پبلکلی تو کیا تاثر ہوگا؟ سر لیکن آپ کی نظر میں خواجہ صاحب کو پھر کیوں پبلکلی یہ بیان دینا یہ پڑا؟ دیکھیں خواجہ صاحب منجے ہوئے سیاستدان، انہوں نے بات کر دی ہے، ان کے ضمیر مطمئن نہیں ہوگا موجودہ حالات سے، ان کو اور جگہ بولنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، انہوں نے بات کر دی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی بھی لوگ ہیں جو مطمئن نہیں ہیں جن سے آپ کی بات؟ مجھے تو کوئی شخص مطمئن نظر نہیں آتا ملکی حالات سے، حکومت میں شامل لوگ بھی؟ حکومت میں شامل لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ کہہ رہے ہیں کوئی حالت نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے حکومت کی, کہاں پہ حکومت جا رہی ہے. اچھا, لیکن سر یہ ایک بیان تھا رانا ثناءاللہ صاحب کا کہ جو مری میں ایک ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, مریم صاحبہ اس میں شامل تھیں, اس میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ملک میں تسلسل کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ 10 سے 5 سال تک, 5 یا 10 سال تک یہ جاری رہے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے؟ تسلسل کا فیصلہ مری کی میٹنگ نہیں کر سکتی, وہ ہر 5 سال کے بعد پاکستان کے عوام کرتے ہیں. تو چند لوگ بیٹھ کر, چاہے وہ وزیر اعظم ہوں, وزیر اعلیٰ ہوں, میاں صاحب جیسے پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہوں, وہی تسلسل کے فیصلے نہیں کر سکتے. تسلسل کا فیصلہ الیکشن کے اسٹیشن پر ہوتا ہے جو ہم چوری کر لیتے ہیں. اسی پاکستان میں تو کوئی تسلسل نہیں ہے, جس کو مرضی ہم بنائیں گے, جس کو مرضی اتاریں گے. تو سر یہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو سیم پیج کی بات ہو رہی ہے, ماضی میں بھی اس طرح ذکر ہوتا تھا, اب اگر سسٹم یہی ہے, سیٹ اپ یہی ہے, تو موجودہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ نہیں, دیکھیں شہباز شریف صاحب عوام کی ووٹوں سے تو آئی نہیں ہے, عوام سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ جیت کر نہیں آئے؟ جی, شہباز شریف صاحب جیت کر نہیں آئے؟ میرا نہیں خیال. اور نواز شریف صاحب؟ نہیں, میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا, میں جماعت کی بات کر رہا ہوں. جی, شہباز شریف ان کے پاس وہ اکثریت نہیں تھی حکومت بنانے کی. یہ سارا پاکستان جانتا ہے. اتحادی حکومت ہے نا. اتحادی بھی آخر نمبر تو چاہیے ہوتا ہے نا, اکثریت چاہیے ہوتی ہے نا آپ کو پارلیمان کے اندر اکثریت تو چاہیے ہوتی ہے, وہ نہیں ہے. تو سر 175 ہے, 176 جو بھی ہے, وہ نمبر نہیں ہے. سر نہیں تھے, اب تو ہیں الحمدللہ. ہاں, اتحادیوں کو ملا کر مزید استحکام آ جائے گا. ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو بیچ میں ہم نے کچھ سنا تھا کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, گنڈاپور صاحب کے بیانات تھے, لیکن پھر شبلی فراز صاحب کو سزا سنا دی گئی, ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, عمر ایوب صاحب کو. آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ کوئی آگے بڑھ سکتی ہے بات؟ یہ کون سا استحکام ہے؟ بات چیت سے کیا استحکام آئے گا؟ ایک آدمی جیل میں, آپ نے اس کو کنوکٹ, عدالت نے کنوکٹ کیا ہے. کیا بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ عدالتوں کی کوئی ملک میں حیثیت نہیں ہے؟ عدالتوں نے کنوکٹ کیا, صحیح کیا غلط کیا, کنوکٹ کیا ایک شخص کو. آپ نے پرچہ بنایا, پروسیکیوٹ کیا, عدالت نے فیصلہ کر دیا. اب آپ بات چیت سے اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ وہ تو اپیل میں حل ہوگا. یہ جو بات چیت ہم کرتے ہیں نا, اس سے آپ کے موقف کی نفی ہوتی ہے کہ آپ کے پرچے ہی غلط تھے. لیکن عدالتی نظام پر آپ کو تحفظات تو ہیں نا؟ سر مجھے نہیں, پورے ملک کو ہیں. عدالتی نظام تو ختم ہو گیا نا, تو پھر آپ ملک تو نہیں چل رہا آئین کے مطابق. تو آپ آئین کے مطابق باہر آپ جو مرضی کرتے رہے ملک کے ساتھ. تو آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کی بات نہیں کرنی چاہیے, وہ عدالتیں فیصلہ کریں؟ بالکل فیصلہ کہیں, عدالت فیصلہ کرے ان کے کیس پر. عدالتوں پر دباؤ ہونا چاہیے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں. جب عدالتیں ہی انتظامیہ کے ہدایت کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیں گی تو پھر ملک نہیں چلتے. آپ کو سر نظر آ رہا ہے کچھ ایسا ماحول کہ آگے چل کے کوئی بات چیت یا عدالتی نظام کے ذریعے؟ سر یہ ان کا معاملہ ہے, جس طرح مرضی کر لیں. ماضی میں ہوتا رہا ہے, آج یہ اچھا تھا, یہ کل برا ہو جاتا ہے, کل کا برا آج کا اچھا ہو جاتا ہے. یہ معاملے تو کل آج کے برے کل کے اچھے ہو جائیں گے, آج کے اچھے کل کے برے ہو جائیں گے. اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ٹائم کو تو یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو 3 سال 8 مہینے لگے تھے. اچھا, اب اس کے بھی 3 سال پورے ہو گئے. لیکن سر حکومت ایک دعویٰ یہ بھی کر رہی نا کہ سفارتی سطح پر بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. ابھی جو پرائم منسٹر, وہ ریاست کی بات ہوتی ہے, وہ ریاست کی بات ہے, اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے. ریاست کی باتیں وہ آپ کو استحکام نہیں دیتی ہیں. سفارتی سطح پر دیکھیں, یہ باتیں پبلکلی کرنے آدمی کرتا نہیں ہے, نہ کرنی چاہیے. لیکن سر ابھی جو اپوزیشن, آپ سفارتی سطح سے ملک کے اندر نفاق کو ختم کر سکتے ہیں؟ آج ملک میں انتشار ہے یا نہیں ہے؟ سیاسی عدم استحکام ہے یا نہیں ہے؟ ملک کے اندر کوئی معیشت ترقی کر رہی ہے یا نہیں؟ سر لیکن ان ساری چیزوں کا کیا حکومت پہ اثر پڑ رہا ہے؟ حکومت تو کبھی کوئی اثر نہیں پڑا, عوام پہ اثر پڑ رہا ہے نا. تو حکومت کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ تو اپنے مزے میں ہے. جو حکومتیں اپنی تنخواہیں 200, 300, 500% بڑھا لیں, ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی. جو پارلیمان اپنی تنخواہ 400% بڑھا لے, اس کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن سر ابھی جو فیصلہ ہوا ہے اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا, ان کیس اگر عمر ایوب صاحب کا فیصلہ نہیں آتا ان کے حق میں, پھر ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ
अचकज़ई साहब के नाम पर शायद कुछ लोग इत्तफाक नहीं करते, आप सर किस तरह देख रहे हैं फैसले को? देखिए, अपोजिशन जो फैसला करेगी शख्सियात की बात नहीं, इत्तफाक ना करें, कोई बात नहीं है। अगर उनके पास अपोजिशन की अक्सरियत ये कहती है, जो भी रह गई है अपोजिशन, पता नहीं अब कितनी रह गई है, हर दिन के साथ कम होती जा रही है, तो अगर वो फैसला करते हैं तो फिर अचकज़ई साहब ही होंगे। अचकज़ई साहब में क्या खराबियाँ हैं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम एक पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, पार्लिमानी तजर्बा है, सियासत का तजर्बा है। हमेशा मैंने ये देखा है कि आइन और कानून की बात करते हैं जी। आइन से ज़्यादा बात करने वाला आज पार्लियामान के अंदर हमारे सियासी निज़ाम में अचकज़ई साहब के अलावा इससे ज़्यादा कोई शख्स नहीं है। तो ऐसे शख्स को अपोजिशन, मैं तो कहता हूँ, लीडर बनाना चाहिए, पहले दिन बनाना चाहिए था, जिनकी कोई जो इस झगड़े का हिस्सा नहीं है जी। जो पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई वर्सेस जो भी ये पॉलिटिकल सेटअप है, उस झगड़े का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब्बास साहब, आप नहीं समझते कि अचकज़ई साहब और पीटीआई के नैरेटिव में बहुत बड़ा फ़र्क भी है? भाई पीटीआई ही बनाएगी ना उनको, ठीक है, मैं तो नहीं बना सकता ना सर, पीटीआई ही बनाएगी, लेकिन अचकज़ई साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों तो सियासी जमातों के साथ हों। पीटीआई कह रही है कि अगर मुज़ाकरात हों तो सियासी जमातों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। देखिए, जो अपोजिशन लीडर होता है वो पार्लियामान की हद तक बात करता है, बाकी जमातें अपनी बात करती हैं। तो पार्लिमानी जहाँ तक निज़ाम है, जो इश्यूज़ हैं मुल्क के, जो कानून बनते हैं, जो अपोजिशन के लीडर की आइनी जिम्मेदारियाँ हैं, वो उन्होंने अदा करनी है, और वो जो अपोजिशन को इलेक्ट करती है उसके कंसेंसस के मुताबिक वो करते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो पार्टीज़ की अपनी सियासत है वो अपनी जगह मौजूद है, वो तो चलती रहेगी। ठीक है। अब साहब, आपके कई दोस्त हैं सर पीपल्स पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर, ऑब्वियसली मुलाकातें भी होती हैं। आपको कुछ इल्म है कि ये जो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ कानून साजी होगी या 27वीं आईनी तरमीम होगी, इस तरह की कोई मूव आप देख रहे हैं? सर, ये हमारा वो मुल्क है जहाँ पर 26वीं तरमीम की का इल्म वज़ीर कानून को भी नहीं था। एक दिन पहले जब वो पढ़ रहे थे उन्होंने नहीं पढ़ी हुई थी। अच्छा। और उसी सेशन में उन्होंने बिल जमा कराया, 2 दफ़ा तरमीम करनी पड़ी। सर, उनके तो हाथ में थी, पढ़ रहे थे बस वही, बाकी भी सुन रहे थे। तो जब वो बोल रहे थे उस वक्त उन्होंने भी सुना पड़ा और बाकी सुन रहे थे। इस तरह तरामीम नहीं होती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह कानून नहीं बनते। कार आप देखिए, ताकत के ज़ोम में हर काम कर सकते हैं। हमने बहुत देख लिया ना। मैं मसला ये है कि हमने इतना देखा हुआ है कि अब यकीन नहीं आता कि इससे कोई बेहतरी आएगी। मैं भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ, लेकिन मुझे नज़र आता है कि ये चीज़ें हमने इतनी दफ़ा दोहराई हैं। यही ताकत का ज़ोम, यही डिसीट करना, नए बंदे ले आना, अपने नंबर बढ़ा लेना, तरामीम करना, उल्टे सीधे कानून बना देना, मुल्क इससे तरक्की नहीं करता। हम कह सकते हैं कि सियासतदानों ने माजी से सीखा नहीं है। किसी ने सीखा नहीं है इस मुल्क में, किसी ने माजी से नहीं सीखा। अच्छा, सीखा होता तो आज ये बात ना होती, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर खड़े ना होते। और ये जो सर मैंने सवाल किया कि 27वीं आईनी तरमीम जैसी मूव कोई आपको लग रही है? फिर मुझे नहीं पता क्या तरामीम की ज़रूरत है। देखिए, तरामीम जो होती हैं मुस्तकिल होती हैं। आपने तरमीम करनी है, बिल्कुल ये पार्लियामान का हक है, लेकिन अवाम का भी हक है जिन्होंने लोगों को मुंतखब किया है। अगर आप वो बुनियादी तब्दीलियाँ कर रहे हैं जो कई अशरे चलेंगी, तो आप अवाम के सामने डिबेट हो, अवाम के सामने रखें, एक अवाम के अंदर डिबेट हो, पार्लियामान के अंदर डिबेट हो, कई महीने हो, कमेटियों में बात चले, हर एक लफ्ज़ पे गौर हो, उसके क्या असरात मुल्क में होंगे, फिर जाकर आनी तरामीम होती है। रात के अंधेरे में आनी तरामीम नहीं होती। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल होगा कि जिस पार्लियामेंट के ऊपर हम तनकीद आज कर रहे हैं, 2018 के इलेक्शन के बाद भी हमने देखा था कि कुछ सवालात उठते थे, दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो सर आपकी नज़र में क्या फ़र्क है? जिस रास्ते से इमरान खान साहब आए थे उसी रास्ते से शहबाज शरीफ साहब आए। उस वक़्त फ़र्क अवाम की मैंडेट में और इमरान खान साहब के मैंडेट में फ़र्क था, लेकिन वो कम था। जो अवाम के मैंडेट दिए हुए मैंडेट में और शहबाज शरीफ साहब के मैंडेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये 2 फ़र्क है, लेकिन रास्ता दोनों का तो एक ही था। और मुद्दत पूरी करेंगे शहबाज साहब? मुद्दत पूरी करने से मैं तो कहता हूँ ताहयात बना दें। काम कर सकते हैं, मुझसे ये सवाल करें काम कर सकते हैं, नहीं तो मेरा जवाब नफ़ी में होगा। इमरान खान साहब की हुकूमत का हर दिन मुल्क पे भारी था, इस हुकूमत का भी हर दिन मुल्क पे भारी होगा। चलो, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने
अब देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है या जो स्पीकर साहब ने उस दिन रूलिंग दी कि जो कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों का फैसला है पीटीआई का, वो इस्तीफ़े फौरी तौर पर मंजूर नहीं किए जा सकते, इस पर मुशावरत होगी और उसके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब देखें कि उस पर क्या पेशरफ्त सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।